नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हमास शासित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 7 अक्टूबर के बाद से गजा में मरने वालों की संख्या 8,796 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 271 लोग मारे गए हैं। मंत्रालय के अनुसार गजा पट्टी में मारे गए लोगों में 3,648 बच्चे शामिल हैं। हमास की अल-कासम ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अभूतपूर्व हमला बोला था, जिसमें करीब 1400 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजराइल गजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश हमास के खिलाफ जंग जारी रखेगा और इसे जीतेगा। मंगलवार को गजा में संघर्ष कर रहे इजराइल के 11 जवानों की मौत की पुष्टि हुई। इजराइल की सेना के मुताबिक उनकी उम्र 19 से 24 साल के बीच थी। इसके बाद अपने पहले बयान में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम मुश्किल जंग लड़ रहे हैं, ये एक लंबी लड़ाई है, हमको इसमें अहम कामयाबी मिली है, लेकिन दर्द देने वाली क्षति भी हुई है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं हमारा हर सैनिक पूरी दुनिया के बराबर है। नेतन्याहू ने कहा, एक देश के तौर पर पूरा इजराइल आपको और आपके परिवार को गले लगाता है। तहे दिल से हम आपके साथ हैं, आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। उन्होंने कहा, इजराइल के लोगों, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम मिशन पूरा होने तक हम चलते रहेंगे, हम जीत मिलने तक लड़ते रहेंगे। पिछले 24 घंटे में किए गए ग्राउंड अटैक दौरान मारे गए 11 इजरायली सैनिकों के बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुख प्रकट किया। नेतन्याहू ने इसे दुखद क्षति बताते हुए कहा, हमारे सैनिक न्याय संगत युद्ध में मारे गए। ये युद्ध अपने घर के लिए था। यरूशलेम में माउंट हर्जल मिलिट्री कब्रिस्तान में 20 साल के लावी लिविशिट सैनिक का शव दफनाया गया। ईरान ने अब इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियान ने तुर्की में कहा, अगर गजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम नहीं होता है और अमेरिका और इजराइल द्वारा तेजी से हमले जारी रहते हैं तो नतीजे गंभीर होंगे। ईरान का कहना है कि वो हमास का समर्थन करता है, लेकिन उसने पिछले महीने इजराइल पर हुए घातक हमले में कोई भूमिका नहीं निभाई है। गजा से एम्बुलेंस को घायल फिलिस्तीनियों के साथ मिस्र में प्रवेश करते देखने के कुछ घंटों बाद अब विदेशी पासपोर्ट वाला पहला समूह भी रफा क्रॉसिंग के माध्यम से मिस्र पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि निकाले गए लोगों की मिस्र की सीमा पर सुरक्षा जांच की जा रही है। बता दें, मिस्र से लगे रफा बॉर्डर को लोगों के लिए खोला गया। इससे पहले सारे बॉर्डर गेट सील कर दिए थे। क्रॉसिंग पर 500 लोग मिस्र में प्रवेश करने के इंतजार में हैं। 7 अक्टूबर के बाद रफा क्रॉसिंग गजा के आम लोगों के लिए पहली बार खुली है। आज 80 से अधिक घायलों और 500 से अधिक विदेशी नागरिकों को गजा से निकलने की इजाज़त दी गई है। अल-शिफा अस्पताल के निदेशक ने कहा कि बिजली जनरेटर बंद होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। समय से पहले जन्मे 42 बच्चे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन मशीनों पर निर्भर हैं। अगर जनरेटर में ईंधन खत्म हो जाता है तो उनके ऑक्सीजन उपकरणों से बिजली काट दी जाएगी। किडनी डायलिसिस मशीनें बंद हो जाएंगी, ऑक्सीजन उत्पादन मशीनें भी बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम दुनिया से मदद की गुहार लगाते लगाते थक गए हैं। हम गजा के लोगों को बुला रहे हैं, जिसके पास 1 लीटर ईंधन हो, कृपया उसे यहाँ अस्पताल ले जाएं। उन्होंने कहा कि स्थिति खतरनाक है और मशीनें किसी भी समय बंद हो सकती हैं, जिससे सभी मरीजों की मौत हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के न्यूयॉर्क कार्यालय के डायरेक्टर ने गजा में इजराइल के जारी युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि नरसंहार हो रहा है। क्रेग मोखेबर ने पिछले सप्ताह अपने त्यागपत्र में लिखा, अमेरिका, ब्रिटेन और अधिकांश यूरोप की सरकारें इस भयानक हमले में पूरी तरह से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि न केवल ये सरकारें जिनेवा सम्मेलनों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अपने संधि दायित्वों को पूरा करने से इनकार कर रही हैं, बल्कि वे वास्तव में सक्रिय रूप से हमले को हथियार दे रही हैं और इजराइल के अत्याचारों को राजनीतिक और राजनयिक कवर दे रही हैं। उन्होंने कहा, यह दर्दनाक रूप से साफ हो गया है कि हम सामूहिक अत्याचारों की रोकथाम की जरूरत को पूरा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं। हम फिर से विफल हो गए हैं। राजस्थान के तिजारा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमास पर इजराइल के पलटवार की तारीफ की है। उन्होंने कहा, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा में ही है। देख रहे हैं कि इस समय गजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाने मार मार के। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अराजकता और गुंडागर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। गुंडागर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मामले में अपनी सरकार का जिक्र करते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि इजराइल गजा पर बमबारी को हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले का उदाहरण देकर
सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, और उनके इस स्पष्टीकरण को तथाकथित सभ्य दुनिया सुन रही है। ये वही लोग हैं जो मानवाधिकार पर ज्ञान देते हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इजरायल ने ऐसे बयान के जरिए गजा पर हमले को सही ठहराया है। इजरायल का गजा पर हमला जारी है। इजरायल ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने हमास के एक वरिष्ठ कमांडर को मार डाला है, जो 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार था। आईडीएफ ने इसकी पहचान हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी के रूप में की है। हमले में पूरा जबालिया रिफ्यूजी कैंप तबाह हो गया है। आईडीएफ ने कहा कि हमले ने क्षेत्र में हमास की कमान और नियंत्रण को नुकसान पहुंचाया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया जो बियारी के साथ थे। आईडीएफ का दावा है कि हमास का एक भूमिगत आतंकवादी बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। तमाम मानवाधिकार संगठनों और सऊदी अरब ने जबालिया की तबाही की निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में जबालिया के इजरायली हमले को अमानवीय टारगेट बताया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता जी विवेकानंद ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हैदराबाद में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में वापसी की। पेद्दीपल्ली के पूर्व सांसद अगस्त 2019 में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस से भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बने थे। बता दें, बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने हुजूराबाद में हुए उपचुनावों में भाजपा की जीत के लिए योजना बनाने और रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने मुनगोडे उपचुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि भाजपा इस चुनाव में बीआरएस से हार गई थी। बुधवार को जनसंघ की संस्थापक राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती है। इस मौके पर उनकी बेटी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने छतरी पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव प्रचार न करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रचार और दौरे करने होते तो मैं खुद ही खड़ी हो जाती। मेरा बदन साथ नहीं देता है। मैंने अगस्त में ही बता दिया था कि कोरोना के बाद मैं काम नहीं कर पा रही। जो काम पेंडिंग था उन्हें को खत्म कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुर्सी किसी की नहीं होती, कुर्सी बदल जाती है। यशोधरा राजे सिंधिया के इस बयान को कांग्रेस शायद भाजपा को आईना दिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। राजे के बयान कुर्सी किसी की नहीं होती, कुर्सी बदल जाती है के मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस इस बयान को उस इशारे के रूप में देख रही है जो उसके लिए मध्य प्रदेश में सत्ता तक पहुंचने का संकेत है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था राजनीति में काले धन का प्रवाह रोकने के लिए लागू की गई थी। इससे पहले पार्टियों को बड़ी मात्रा में नकदी के जरिए चंदा मिलता था। अब ऐसा कर पाना मुश्किल हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा, इस व्यवस्था को सत्ताधारी पार्टी को लाभ देने वाला बताना गलत है। 2004 से 2014 के बीच जब ये व्यवस्था नहीं थी तब भी सत्ताधारी पार्टी को ही सबसे ज्यादा चंदा मिलता था। बता दें, मंगलवार को ही बहस में याचिकाकर्ता पक्ष के वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दूसरी पार्टियों के मुकाबले 3 गुना चंदा मिला है। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, पुरानी व्यवस्था में भी सत्ताधारी पार्टी को ही सबसे ज्यादा चंदा मिलता था, इसलिए इस आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत ठहराना सही नहीं होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि जो पार्टी सत्ता में है उसे ज्यादा चंदा मिलता है। मेहता ने जवाब दिया कि चंदा देने वाला हमेशा किसी पार्टी की मौजूदा हैसियत से चंदा देता है। जेट एयरवेज के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कंपनी के 538 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को जब्त कर दिया है। जांच एजेंसी के बयान के मुताबिक इन संपत्तियों में जेट एयरवेज कंपनी के संस्थापक नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और बेटे निवान गोयल समेत कई लोगों और कंपनियों के नाम पर 17 रिहायशी फ्लैट, बंगले और व्यावसायिक संपत्तियां थीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को तेलंगाना के कलवाकुर्थी में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले यहां बीजेपी के लोग छाती फुला फुला के घूम रहे थे। कांग्रेस ने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी, चारों के चारों टायर पंक्चर कर दिए। अब उनके नेता यहां आकर कहते हैं कि हम ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। राहुल ने कहा कि यहां आपको 2% वोट मिलेगा, सीएम कैसे बनाओगे। राहुल ने कहा कि अगली बार पीएम अमेरिका जाएंगे और कहेंगे हम अमेरिका में ओबीसी राष्ट्रपति बनाएंगे। ना आप अमेरिका में बना पाओगे और ना ही यहां बना पाओगे। उल्टी सीधी बातें मत करिए तेलंगाना के साथ, अपनी गाड़ी का पंक्चर टायर ठीक करिए। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे हमने बीजेपी की तेलंगाना में टायर पंक्चर कर दिए हैं, वैसे ही हम पूरे देश में बीजेपी का टायर पंक्चर करने जा रहे हैं। राहुल ने कहा, पहले हम तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, फिर 2024 में हम देश में जीतेंगे। राहुल ने तेलंगाना में कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर भाजपा और एआईएमआईएम मिले हुए हैं। केसीआर ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है। भाजपा एआईएमआईएम कैंडिडेट को
चुनाव लड़ने के लिए पैसे देती है। राहुल ने कहा कि केसीआर पहले मुख्यमंत्री पद को बाय बाय करेंगे, फिर इनसे जनता से लूटे गए पैसे पर सवाल पूछा जाएगा। राहुल ने कहा कि जितना पैसा केसीआर ने तेलंगाना की जनता से लूटा है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी आपकी जेब में वापस डालने जा रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री राव, उनका परिवार और उनके भ्रष्ट नेताओं और कांग्रेस पार्टी के बीच चुनाव है। राहुल ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, जब वादा करता हूँ तो उसे पूरा करके दिखाता हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक खाते में डालूंगा, आपके खाते में 1 रुपया नहीं आया और अडानी के बैंक खाते में लाखों करोड़ रुपए चले गए। मराठा आरक्षण को लेकर हुई ऑल पार्टी मीटिंग के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी पार्टियां आरक्षण देने के मुद्दे पर एक मत हैं। उन्होंने कहा, आप मराठा आरक्षण के मसले पर सभी पार्टियां एक मत हैं, हालांकि ये कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही दिया जा सकता है। इस संबंध में राज्य की सभी पार्टियां एकजुट होकर काम करने पर राजी हुई हैं। उन्होंने कहा, मैं मनोज जारंगे पाटिल से अपील करता हूं कि वो सरकार की कोशिशों पर भरोसा रखें। ये प्रदर्शन नई दिशा में जाना शुरू हो गया है। आम लोगों को असुरक्षित नहीं महसूस होने देना चाहिए। मैं सभी से शांति और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने की अपील करता हूं। उधर मनोज जारंगे पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी भूख हड़ताल को जारी रखने की जानकारी दी और पानी भी छोड़ देने की चेतावनी दी है। बुधवार को उनकी भूख हड़ताल का 8वां दिन है। महाराष्ट्र में मराठा कोटा आंदोलन जारी है। कुछ स्थानों से हिंसा के समाचार हैं। राज्य में कई जगह मंडियां बंद हैं। महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशर्रफ के काफिले में बुधवार 1 नवंबर को अज्ञात लोगों ने एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। घटना के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के वक्त मंत्री मुशर्रफ गाड़ी में मौजूद नहीं थे। इस घटना के बाद मंत्री के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र की कुछ मंडियां बुधवार को कोटा आंदोलनकारियों के समर्थन में बंद हैं। नांदेड़, नासिक समेत मुंबई की कई मंडियां बंद हैं। कुछ जिलों में प्रदर्शन के कारण सार्वजनिक परिवहन बंद हैं। आजम खान के ट्रस्ट के नाम से मिली जमीन को सरकार वापस लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर में आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई 41,000 वर्ग फुट से अधिक जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रस्ट को यह जमीन स्कूल बनाने के लिए 2007 में दी गई थी। बता दें कि इससे पहले इसी साल फरवरी महीने में सरकार ने ट्रस्ट की 3.24 एकड़ जमीन का एक और पट्टा रद्द कर दिया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हाल ही में एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। उनके खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमे हैं और कई मामलों में उनको जेल भी हो गई है। हाल ही में एक मामले में आजम खान के अलावा उनकी पत्नी और उनके बेटे को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को 3 अहम विकासात्मक प्रोजेक्ट का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। इसमें 2 भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली रेल परियोजनाएं हैं। ये अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लाइन और एक पावर प्लांट है। पावर प्लांट में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 शामिल है। बुधवार को इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। उन्होंने कहा, ये ऐतिहासिक पल है। भारत और बांग्लादेश ने पिछले 9 सालों में जितना काम किया है वो कई दशकों में नहीं हुआ था। इसके कारण दोनों देशों के रिश्तों में और भी मजबूती आएगी। दिवाली से पहले दिल्ली नगर निगम ने अपने 5,000 कच्चे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। निगम ने संविदा पर काम कर रहे 5,000 सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश में इस कदम के लिए सभी को बधाई दी है। मणिपुर में मंगलवार शाम एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद मणिपुर पुलिस की कमांडो की टीम को सीमावर्ती शहर मोरहे रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में कमांडो टीम पर हमला हुआ। इस हमले में कई कमांडो घायल हो गए। मोरहे टेंगनोपाल जिले के 10 किलोमीटर दूर है। हालात बेकाबू होने पर असम राइफल्स के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस कमांडो टीम को पहुंचाया। कई घायल कमांडो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीटीवी के मुताबिक कुकी समाज के नागरिक संगठनों ने बयानों में आरोप लगाया है कि पुलिस कमांडो ने कथित तौर पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया तो कुकी गांव के कार्यकर्ताओं ने जवाबी गोलीबारी की थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को कहा कि वो कैश फॉर क्वेरी विवाद में पैनल के आदेश के अनुसार गुरुवार को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगे। इससे पहले उन्होंने कमेटी के सामने एक खास मांग भी रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से जिरह की मांग की है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में जरूरत है कि हीरानंदानी से भी पूछताछ की जानी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी को एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने ये भी दावा किया है कि संसदीय समितियों को आपराधिक मामलों में जांच का कोई अधिकार नहीं है। इस काम को लेकर जांच एजेंसियां ही कर सकती हैं। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने मांग रखी है कि वो दर्शन हीरानंदानी की सही तरीके से जांच चाहती हैं। बता दें, महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे और संसद का अपना लॉगिन पासवर्ड भी उनसे साझा कर दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।